जैसे कि दोस्तों 18 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहा हूं। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं उत्तर के साथ। पार्ट 1 वाली वीडियो में 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ बताए थे। पार्ट 2 वाली वीडियो में मैंने आपको आपके 3 अंक की और 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ बता दिए हैं। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ के लिए कह रहे तो इस वीडियो में हम आपके जो भी त्रैमासिक परीक्षा में जो चैप्टर आने हैं उन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। चाहे आपके वो सही विकल्प हो, जोड़ी हो, सत्ता सत्ता हो, सभी प्रकार के हमको देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। सिलेक्टेड बताऊंगा और दोस्तों वीडियो को देखते ही देखते वस्तुनिष्ठ तैयार करते जाइएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि अब दोस्तों आप क्या है अलग से वस्तुनिष्ठ तैयार करें। वीडियो को देखते ही देखते आपको क्या है याद करते जाना है और इन्हीं में से आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस पेपर में इन्हीं में से आए हैं। ओके, तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय देख लेते हैं। इसमें पहला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक पिता अपने बच्चे के लिए किताबों खरीद रहा है। दूसरा है एक किसान स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगा रहा है। तो दोनों इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द नंबर का उपरोक्त सभी। क्योंकि मानव जो चाहता है वो असीमित है, मानव की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, साधन हमारे सीमित है। इस टॉपिक को दोस्तों हम डिटेल से क्लास 12th में जब पहुंच जाएंगे तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या होती है उसको पूरा से आप अच्छे से समझेंगे। ओके, उसमें ये पूरा बताया जाता है कि जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, ओके, अनलिमिटेड है, लेकिन जो साधन है वो हमारे पास लिमिट में है। ओके, तो ये हमारी समस्या साधनों के वैकल्पिक उपयोग, ये सभी हमारे क्या है एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट डेटा के समुच्चय को कहा जाता है। तो जो डेटा का समुच्चय उसे हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट आंकड़ों का दायरा तक फैला हुआ है। आंकड़ों का दायरा सभी जगह फैला है, अर्थशास्त्र में भी, उद्योग में भी, सरकार में। नेक्स्ट किसान की पूर्ति कीजिए। पहला है सांख्यिकी दोस्तों हमारा क्या है जटिल डेटा को क्या करती है, सरल करती है। ओके, नेक्स्ट सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। तो भोग है जो हमारा सभी उत्पादन गतिविधि का आधार है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा सांख्यिकी आंकड़े डेटा कारणों से प्रभावित होते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर होगा बहु कारणों से मतलब प्रभावित होते हैं, मतलब बहुत सारे कारण है। नेक्स्ट है मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का डेटाबेस उपयोग होता है। तो वैकल्पिक उपयोग होता है। सत्ता सत्य देख लेते हैं। पहला सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आंकड़ों की व्याख्या सांख्यिकी का अध्ययन अंतिम चरण, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, सभी जो मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी नहीं है। वितरण एक आर्थिक गतिविधि है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सही अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। तो किसान हमारा क्या हो जाएगा, किसान को हमें मिला देना है निर्माता में एक कर्मचारी। नेक्स्ट हमारा दुकानदार एक विक्रेता है। कैब ड्राइवर हमारा क्या हो जाएगा, तो कैब ड्राइवर हो जाएगा दोस्तों सेवा प्रदाता है, सेवा प्रदान करता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, सेवा धारक हो जाएगा राइट आंसर। ओके, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवहार में मानव जाति का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। तथ्यों को सरल और निश्चित रूप से में प्रस्तुत करने में क्या सहायक है, तो सांख्यिकी सहायक है। नेक्स्ट है किन चरों को संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो मात्रात्मक चर को। कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के देख लेते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा डेटा संग्रह, इसका हम देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला है लॉटरी निकालने के लिए डैश सैप लिंग का उपयोग किया जाता है। तो यादृच्छिक रूप से किया जाता है। यादृच्छिक रूप से मतलब सभी की पूर्ची, सभी के नाम डाल एक बॉक्स में डाल दिए, मिला दी जाएंगे, फिर कोई यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली उठाया जाएगा, वो होता है लॉटरी में। नेक्स्ट हमारा रहता है क्वेश्चन है आपका इसमें नेक्स्ट आपको इसमें कौन सा तैयार कर लेना चाहिए, चौथे नंबर का। किसी वर्ग के ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ग अंतराल का परिणाम कहते हैं। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है आंकड़ों का तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, सारणीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो समय के इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अब दोस्तों हम देख लेते हैं। नेक्स्ट अब रेगिस्तान में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है डेटाबेस वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। तो गुणात्मक वर्गीकरण क्या है, डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, मैं सभी आपको कवर नहीं करा रहा हूँ, जो आपको पढ़ने हैं वो आपको मैं बस कवर करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट डेटाबेस विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। तो जो आपकी जनगणना विधि है वो छोटे आकार की जनसंख्या के लिए सही है। ओके, नेक्स्ट यादृच्छिक के तहत ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के चुने जाने की संभावना डेटाबेस संभावना होती है, तो बराबर संभावना होती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं सत्ता से पहला है नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल आपको सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मतलब जांचकर्ता के डिपेंड करता है वो किस प्रकार से जांच करते हैं नमूने की। नेक्स्ट है जनगणना पद्धति में प्रगणनाओं की कम संख्या की आवश्यकता होती है। तो हमारा असत्य हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना संचयी बारंबारता वक्र की बारंबारता के रूप में, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे सही जोड़ियां देख ले। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है, जैसे मान लीजिए क्षैतिज रेखा है तो क्षैतिज रेखा हमारा क्या हो जाएगा, एबिस हो जाएगा। इसके बाद से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्तमान समय में श्रृंखला तिथि के लिए, ओके, पहले का दूसरा। इस प्रकार से पूरी दी है, पूरा आपको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके ना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों को तय कर लेना, हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, समय श्रृंखला ग्राफ कहते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना, हम वार्ड्स को क्या कहते हैं, तो कॉलम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परास का सूत्र लिखिए। तो परास यानी परास को इंग्लिश में रेंज भी कहते हैं, तो परास या रेंज बराबर होता है उच्चतम मान श्रृंखला माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर के देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इससे देख ले कौन कौन से आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो इसमें आपको पहला तैयार करना है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है वो है अंकगणित औसत। नेक्स्ट है मध्य का एक डेडेस औसत है, तो एक अवस्था का औसत है। नेक्स्ट मोड द्वारा स्थित किया जा सकता है, तो क्या है, समूहन और निरीक्षण दोनों किया जा सकता है। गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है, तो मंझला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितीय औसत है, तो मंझला और चतुर्थक दोनों के आपका स्थितीय औसत है। आगे देख लेते हैं। आगे इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, चरम वस्तुओं की उपस्थिति में कौन सा औसत सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो अंकगणित औसत। चरम मान का बहुलक पर डेडेस प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। आगे दोस्तों रेगिस्तान में आपको तैयार करना है, ये प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है, ओके, हमेशा अक्सर आता है। बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, ओके। बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओके, अच्छे से इसको आपको रट लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका है इन संख्याओं की मध्यिका निकालना है। तो मध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है, अगर इस प्रकार से आपको क्रम से दी हुई मध्यिका निकालने का तरीका होता है, क्रम से दोस्तों आपको आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेना है, फिर बीच में जो मान आता है वो आपको मध्यिका कहलाता है। नाम ही मध्यिका, मध्य वाला जो है, तो इसमें आपको क्रम से जमाएंगे तो 3, 5, 7, 9, 12 वैसे भी जमे हुए क्रम से, तो 7 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ओके। आगे देख लेते हैं, और आगे नेक्स्ट आपको तय कर लें, श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है तो मोड या बहुलक, ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, सतसंध पहला है हमारा अंकगणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, तो हमारा सत्य हो जाएगा। अभी हम क्या देखा है, अभी विकल्प में भी पढ़ा है इसको, ओके, तो ये हमारे यहाँ से लगभग कंप्लीट हो जाता है, ओके। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाकी सही जोड़ी दी है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पढ़ बस लीजिएगा इस बार, ओके। वीडियो को पोस्ट करते ही पढ़ते जाइए, क्योंकि अलग से टाइम नहीं कि आप अलग से तैयार करें, वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, ओके, हाई क्वालिटी में वीडियो को देखिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये हो जाते हैं आपके कंप्लीट। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कि हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में होता है, हमेशा माध्य और बहुलक के बीच में होता है, तो हमारा 5वां जो हो जाएगा, माध्य और बहुलक के बीच में क्या हो, मध्यिका होती है, ये हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, अंकगणित माध्य का द्वारा निरूपित किया जाता है, तो एक्स के ऊपर क्या बाल लगा दिया जाता है, इसे अंकगणित माध्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय कर लेना है, डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, वो कौन करता है, चतुर्थक करता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विकास नीति और वाला, इस वजह से देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बा और सा, यानी आपकी अविकसित भी थी और स्थिर भी थी, ओके, ये आपका हो जाएगा। अविकसित थी क्योंकि जब स्वतंत्र हुआ था देश, तब आपकी जो आपकी अर्थव्यवस्था थी अविकसित थी और स्थिर भी थी। वे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तब क्या भारी गरीबी और से पीड़ित था पूरा देश, भारी गरीबी था पूरे देश में, ओके। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर आपका सभी ने, ओके, दादा नौरोजी भाई ने भी, फाइनेंस सिरासो ने भी और विलियम डिगबाई ने भी। आगे देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़ों कब एकत्रित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर आपका 1982 में जनगणना के पहली बार आंकड़े एकत्रित किए गए। आगे नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों आपको तय कर लेना है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जाता है, तो भारत में दोस्तों आपकी क्या है, आपकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजशाही, ओके। आगे देख लेते हैं, तो इसका दोस्तों आपका मिश्रित होना चाहिए, ओके, मिश्रित आपकी अर्थव्यवस्था है भारत में। आगे नेक्स्ट रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, टिस्को को डेडेस में शामिल किया गया था, तो टिस्को को डेडेस में शामिल किया गया था, तो 26 अगस्त 1907 को शामिल किया गया था। भारत के जूट और उद्योगों को विभाजन के बाद डेडेस की झील के कारण भारी नुकसान हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कच्चा माल, ओके, कच्चा माल की झील के कारण भारी नुकसान हुआ था। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, डेडेस औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिकांश लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत था,
तो जो आपका जो कृषि था वो औपनिवेशिक काल के दौरान अधिकांश लोगों की आजीविका के था, मतलब जब देश आजाद और अंग्रेजों के समय क्या है, कृषि एक साधन था लोगों की जीविका का। आगे देख लेते हैं। 77 में आपको तय कर लेना है, जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही तो अर्थव्यवस्था का विकास थोड़ी ना हो रहा, ओके, और अर्थव्यवस्था और घाटे में जाएगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, ज़्यादा भोजन, ज़्यादा क्या है, नौकरी रोजगार चाहिए पड़ेगा, जिससे प्रभाव पूरे देश में पड़ेगा, ओके। तो इससे क्या है, अर्थव्यवस्था गिरती है ये जनसंख्या ना कि बढ़ती है, ओके। आगे इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना, इन्हें बाकी पूरा पढ़ लीजिएगा जो भी आपको तैयार करने है अपनी तरफ से, इनके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, ओके। इसके बाद हमारी ये सही जोड़ी है, इनकी भी आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है, ब्रिटिश शासन के दौरान सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर क्या थी, तो 2% थी। 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर आर्थिक सुधार वाला। इसमें पहला हमारा भारत में आर्थिक सुधार वर्ष शुरू किया गया, तो 1991 शुरू किया गया। नेक्स्ट उदारीकरण का तात्पर्य है, तो निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी, ये हमारा होता है उदारीकरण का अर्थ, ओके। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें अब देख लेते हैं हम रेगिस्तान की पूर्ति में, ओके। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है, आउटसोर्सिंग डेडरेस की एक शाखा है, निजीकरण की एक शाखा है। नेक्स्ट है 1991 में पहले सरकार ने डेडरेस उद्योगों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे घरेलू अर्थव्यवस्था में, तो इसका हो जाएगा निजी जो उद्योग है उसमें कई प्रकार के नियंत्रण लगा दिए थे। आगे आप देख ले 77 से पहला तैयार करना है, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए, अगर आप 77 एक बार अपनी तरफ से पूरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपके दिए हुए कंप्लीट हो जाता है। सही जोड़ी ये हमारी दी हुई है। तो दूसरा वाला गेट टिफिन बांधा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये आपकी सही जोड़ी दी हुई है। फिर आ जाते एक शब्द एक बाकी उत्तर, इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1955। नेक्स्ट हमारा GATT यानी गेट का पूरा नाम लिखिए, तो व्यापार और शुल्कों पर समान समझौता, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से फिर आपको नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा GST है, जो आपके एक अप्रत्यक्ष कर है, ओके। फिर आप जाता है कि GST कब पारित किया गया था, लागू हुआ था, तो एक GST कब पेश किया गया था, 1 जुलाई 2017 को, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जितने भी चैप्टर आने हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, हमने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ली, सभी तैयार कर लीजिएगा, ओके। इससे पहले क्वेश्चन आंसर बता चुका हूँ, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।